नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। यशपाल राव, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं संजीव शर्मा हूं जी और आप पंजाब की CTV देख रहे हैं। जय शर्मा जी, राजपूत समीर पठानिया जी, राजेश गंगोत्रा जी, नमस्कार। पवन ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। सुरेश शर्मा जी, नमस्कार। राजेश गंगोत्रा जी, इससे पहले कि आप लोग स्लॉट बुकिंग के लिए 2:30 बजे बैठे हैं, फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप मुझसे जुड़ जाएं। चंद्रादित्य जी, तारा हरीश ठाकुर जी, रविंद्र कुमार जी, एस कुमारी जी, पूजा राजीव महाजन जी, अमना खातून जी, पवन जीक जी, दीक्षित ठाकुर, सुनीता चौहान, कई बाइक राइडर, सरला शास्त्री, रिंकू सागर, अरविंद शर्मा, रवि अत्री, उषा शर्मा, अंकुश चौधरी, विनीत सिंह राजपूत, अमित कपूर, GC गतियाल, शकुंतला शर्मा जी, नमस्ते। पवन कुमार जी, नमस्कार। संदीप कुमार सूर्यवंशी जी, नमस्ते। वीना ठाकुर जी, नमस्ते। मुकेश शमी जी, नमस्कार। सुरेश पुरोहित जी, खूबराम ठाकुर जी, दीपू शर्मा जी, नमस्कार। कुसुम लोहिया जी, कुलदीप भारद्वाज जी, सुमित कांगो जी, सोनम शर्मा जी, सुरेंद्र ठाकुर जी, डोगरा राकेश जी, अलका जसवाल चंदेल जी, हरीश मनकोटिया जी, अनु शर्मा, संजीव शर्मा, पवन वैद्य, प्रदीप, तेंजिंग जेडिन, प्रताप चंद, रविंदर भारद्वाज, जयपाल शर्मा, मेहर चंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब की CTV देख रहे हैं। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। देश में लगातार कोविड की सेकंड लहर कम होती जा रही है। जी हाँ, आज की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे के भीतर 1,95,685 लोग पॉजिटिव आए हैं। 1,95,685 यानी 2 लाख से कम, और ये आंकड़ा पिछले 42 डेज में लगभग 1.5 महीने के बाद आया है, इतना कम। अदरवाइज इससे पहले लगातार केसेस ज्यादा आ रहे। पिछली बार 13 अप्रैल को 1,85,306 लोग पॉजिटिव आए थे, और 13 अप्रैल के बाद पहली बार 2 लाख से कम लोग एक दिन के भीतर पॉजिटिव आए हैं, जबकि ठीक होने वालों का आंकड़ा 3,26,000 हो गया है। 3,26,000 24 घंटे में लगातार ये बढ़ रहा है। 3 लाख से ऊपर लोग जो है ठीक होने शुरू हो गए, रिकवर होने शुरू हो गए हैं प्रतिदिन। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि नए आने वाले केसेस का जो आंकड़ा है वो 2 लाख से नीचे आ गया 24 घंटे के भीतर। इससे हालात काफी सुधर रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर अभी भी कड़ाइयां हैं। 19 राज्यों में अभी भी लॉकडाउन जैसी स्थितियां हैं। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू के नाम पर बंदिशें जारी हैं। उनमें से हिमाचल भी एक है। हिमाचल में अभी दूसरा कोविड कर्फ्यू लगा हुआ है, और कल जैसे ही वो खत्म होगा तीसरा ऑटोमेटिकली लग जाएगा। पिछले कल इसका फैसला हो चुका है। तो 31 मई तक यहाँ भी बंदिशें एज इट इज जारी रहेंगी, और सिर्फ 3 घंटे के लिए कुछ निर्देशित दुकानें खुलेंगी और बाकी सब बंद रहेगा। बसें बंद रहेंगी। अभी ऑफिस भी बंद रहेंगे, सरकारी और प्राइवेट। लेकिन ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि केसेज अगर कम आते हैं तो सबका ही इसमें भला है। तो 24 घंटे में देश में 1,95,000 नए केस आए हैं। 24 घंटे में कुल ठीक हुए हैं 3,26,000, और 24 घंटे में कुल मौतें हुई 3,496। ये भी 4,000 से कम आ गया है, और इस बार कंपैरेटिवली ज्यादा कम आया। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जो है ये 4,000 को टच नहीं करेगा। हालांकि लगातार मौतों का आंकड़ा ऊपर नीचे जा रहा है। अब तक कुल लोग 2 करोड़ 69 लाख लोग पॉजिटिव आ चुके हैं इस देश में। 2 करोड़ 40 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। कुल 3,07,000 मौतें हो चुकी हैं, और इस समय देश में 25,81,000 एक्टिव मरीज हैं। ये जो मामला है इस तरह से है। तो ये जो आंकड़े हैं ये निश्चित तौर से राहत देने वाले हैं, और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगले 5-7 दिन में तस्वीरें और सुधर सकती हैं। जो सबसे बढ़िया तस्वीर है वो दिल्ली की आ रही है। दिल्ली का बुरा हाल था। दिल्ली में मारामारी मच गई थी। दिल्ली और मुंबई, महाराष्ट्र में मारामारी मच गई थी। लेकिन दिल्ली की स्थितियां देखिए, जहां एक दिन में 3 हफ्ते पहले जहां एक दिन में 27,000, 25,000, 26,000 के आसपास केसेज आ रहे थे, वहीं अब दिल्ली में 24 मई को जो 24 घंटे जो है खत्म हुए हैं पिछले कल, उनमें 1,550 केस आए हैं। जी 1,500 केस कुल मिला के। 22 मई को 2,260 आए थे, 23 मई को 1,649 केसेज आए हैं, और 24 मई को 1,550 केसेज आए हैं। ये दिल्ली के आंकड़े हैं। जबकि ठीक हुए हैं दिल्ली में 22 मई को 6,453 लोग रिकवर हुए हैं, 23 मई को 5,158, और 24 मई को भी 4,375 लोग। तो रिकवरी में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन केसेस जो हैं वो
बहुत ज़्यादा रिमार्केबली कम हुए हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा वहां बना हुआ है। 22 तारीख को 182 मौतें हुई थी, 23 तारीख को 189 मौतें हुई थी और पिछले 24 घंटे में 207 मौतें हुई हैं। ये जो है दिल्ली और देश के आंकड़े हैं जो आपको बता रहे हैं कि इस तरह से मामला चलेगा और किस तरह से नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में भी केसेस कम हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल भी 1828 केसेस माइनस हुए हैं, क्योंकि ठीक होने वालों की संख्या 3681 थी और संक्रमित होने वालों की संख्या 1950 थी। इस तरह से जो है 1828 का फर्क पड़ा है। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क पड़ा है वो कांगड़ा में पड़ा है। कांगड़ा 12,465 को टच कर गया था एक्टिव केसेस के मामले में 15 मई को। कांगड़ा में इस समय 7,199 यानी 7200 एक्टिव केसेस रह गए कुल मिला के कांगड़ा के। जी, तो ये कांगड़ा की स्थिति है। कांगड़ा की ही तरह पूरे प्रदेश की स्थितियां भी सुधर रही हैं और इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि अभी कोविड कर्फ्यू को थोड़ा सा जारी रखा जाए। जी, थोड़ा सा जारी रखा जाए कोविड कर्फ्यू को। 31 मई तक इसको बढ़ाया गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग चाहता था कि इसको 10 मई तक बढ़ा दिया जाए, लेकिन मंत्रिमंडल ने कहा कि अभी 31 तक चलाएंगे और अगर उसके बाद जरूरत पड़ी तो थोड़ा रिलैक्स करके थोड़ी बंदिशें रिलैक्स कर देंगे। लेकिन अभी 31 तक पुरानी ही चीजों के साथ जो है वो मामला चलेगा। ब्लैक फंगस के मामले पूरे देश में चिंता का विषय बने हुए हैं। 8,000 से ज्यादा केसेज आ चुके हैं। 300 के आसपास मौतें हो चुकी हैं ब्लैक फंगस से। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा स्पाइक आ गया है इसमें। पिछले 4-5 दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश में 6 मामले जो हैं वो सामने आए हैं और पिछले कल एक मामला और सामने आया। ये टांडा मेडिकल कॉलेज में सामने आया। कोविड वार्ड में भर्ती मरीज में ब्लैक फंगस का असर देखा गया है और जैसे ही डॉक्टर्स ने इसको देखा कि ऐसा मामला है तो तुरंत प्रभाव से उसको सर्जरी के लिए ले जाया गया और उसकी उस पार्ट की सर्जरी कर दी जहां पे ये ब्लैक फंगस फैल रहा था। क्योंकि अगर ये सर्जरी नहीं की जाए तो आगे से आगे फैलता रहा, तो जितना जितना उसका जो डैमेज एरिया था उसको काट दिया गया है और अभी मरीज की हालत स्थिर बताई जाती है। तो ये छठा मामला है। 3 मामले कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में जेर इलाज हैं और 3 ही लोग जो हैं वो शिमला के आईजीएमसी में है। शिमला में पहला केस हिमाचल प्रदेश में जो है 42 ईयर्स की फीमेल हमीरपुर की आई थी, जिनको कोविड के बाद नेरचौक शिफ्ट किया गया था। नेरचौक में कुछ आशंका हुई तो उन्होंने आईजीएमसी किया। आईजीएमसी में कंफर्म हुआ कि उनको ब्लैक फंगस भी है, उनका वहां पे इलाज हुआ। उसका अगले दिन जो है अर्की से एक मामला आया था और सोलन से भी एक और मामला उसके बाद आया था। तो 3 मामले वहां पे और 3 मामले जो है कांगड़ा में है। 6 मामले ब्लैक फंगस के हिमाचल प्रदेश में है। इसी बीच आज अपना स्लॉट आप बुक करवा रहे होंगे क्योंकि 2:30 बजे ये स्लॉट खुलेगा। लेकिन केंद्र की चिट्ठी के बाद अब स्वास्थ्य विभाग इस बात पर जो मंथन करने जो शुरू हो गया है कि 31 मई तक का जो शेड्यूल जारी किया है उसके बाद 18 से 44 वालों के लिए जो शेड्यूल जारी किया जाएगा उसमें ऑन साइट की व्यवस्था कहां कैसे की जानी है इसको लेकर। क्योंकि केंद्र ने साफ निर्देश दिया है कि ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी अब 18 से 44 वालों की करनी चाहिए, ताकि ऑनलाइन बुकिंग की अगर किसी को दिक्कत हो, किसी के पास नेट का कनेक्शन नहीं हो, तो वो जो है मौके पर जाकर जहां वैक्सीनेशन हो रही है वहां जाके अपने रजिस्ट्रेशन करवा सके। कल ही ऑर्डर आए हैं राज्यों में। अभी कहीं भी इस तरह का ये ऑर्डर अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन राज्यों ने इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कसरत शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश में बहुत हद तक संभव है कि ये किन्नौर लाहौल स्पीति से शुरू हो जाए, क्योंकि वहां इंटरनेट की समस्या आती है। इवन ये चंबा वाले एरिया में भी ये जनजातीय एरिया जो है हमारे भरमौर लाहौल किन्नौर वाले, इन एरिया में शुरू होता है क्योंकि वहां नेट की दिक्कत रहती है। जिन एरिया में नेट की दिक्कत रहती है वहां इसको इस तरह से भी शुरू किया जा सकता है। फिर धीरे धीरे वैक्सीन की उपलब्धता के साथ इसका तारतम्य बिठाना होगा और फिर मुझे लगता है कि जून के फर्स्ट वीक में ये फिर ओपन फॉर ऑल भी हो सकता है। लेकिन ऐसा फैसला हो चुका है, इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है केंद्र सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा, और जो सेंटर के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण, उनकी चिट्ठी जो है बाकायदा शिमला भी पहुंच चुकी है स्वास्थ्य विभाग के पास और सरकार के पास, जिसमें साफ कहा गया है कि ऐसे लोगों के बारे में भी सोचा जाए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जिनके पास नेट की उपलब्धता नहीं है, जो नेट से अपने आप को ऑनलाइन बुक नहीं करवा सकते स्लॉट, वो लोग जो है ऑन साइट जाकर भी अपना टीका लगा सकते। क्योंकि टीका लगाना प्राथमिकता है, नेट पे या इंटरनेट पे लगाना बुकिंग करना जो ये कोई बड़ा प्राथमिकता नहीं है। टीका सबको लगना और सबका अधिकार है। इसलिए किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो नेट से अपने आप को जो है बुक नहीं कर पा रहा, उसको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और उसको इसीलिए जो है ये व्यवस्था करनी पड़नी है। ऐसा भी कहा गया कि राज्य चाहे तो अपनी सहूलियत के अनुसार ऐसे लोगों के लिए अलग सेशन लगा सकते हैं और जो फुली बुक्ड हैं ऑनलाइन उसके लिए अलग लगा सकते हैं। लेकिन ये इसको मिक्सअप नहीं किया जाएगा कि जी 100 हैं तो 50 या 70 या 80 जो ऑनलाइन बुक होंगे और बाकी के 20 जो है ऑफलाइन लगेंगे। हाँ, इतना जरूर किया गया है कि आसपास के कुछ लोग रजिस्टर्ड हैं जहां वैक्सीनेशन सेंटर है और वैक्सीन लगाने से कोई रह जाता है, जो कि हिमाचल में अभी आया नहीं। हिमाचल में सिर्फ एक मामला आया है, लाहौल स्पीति में 100 का स्लॉट बुक था, 60 को वैक्सीन लगी। तो ऐसी स्थिति में अगर वायल ओपन है,
वायल ओपन है जिसमें 10 डोजेज होती है एक वायल में, अगर वायल ओपन है तो आप नियर बाई किसी आदमी को फोन करके बुला सकते हैं। ये भी कहा गया सो दैट द वेस्टेज ऑफ वैक्सीन इज अवॉइडेड, वेस्टेज ना हो इसकी जी। ये बड़ा मामला है। इसके अलावा हिमाचल मंत्रिमंडल ने कल ये भी तय किया है कि निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अगर चाहें तो अपने यहाँ वैक्सीनेशन का काम शुरू कर सकते हैं। सरकार उनको वैक्सीन के टीके उपलब्ध करवाने में जो है मदद करेगी, और जरूरी नहीं है कि कोविशील्ड, अभी सरकारी सिस्टम में कोविशील्ड लग रहा है, वहां पे जो है दूसरी कंपनी की वैक्सीन भी आती है। स्पुतनिक आ गई है और कोवैक्सीन ऑलरेडी है, स्पुतनिक आ चुकी है, कुछ वैक्सीन अभी और आ जाएंगी एक दो हफ्ते के भीतर भीतर। स्पुतनिक का बड़ा बैच आ गया और स्पुतनिक के बारे में तो इस तरह की जो वैक्सीन है वो आप शुरू कर सकते हैं, जो पेड वैक्सीन है। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के जो सेंटर है वैक्सीनेशन सेंटर, वहां से भी थोड़ा लोड कम हो जाएगा, और जो पैसे वाले हैं लोग वो पैसा देके भी दे देंगे, तो गवर्नमेंट की कई चीजें सुधर जाएंगी और हॉस्पिटल्स की लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो भी थोड़ी छोटी हो जाएंगी, क्योंकि ज्यादा सेंटर हो जाएंगे डेवलप करके। फिलहाल 45 के आसपास हॉस्पिटल जो है उनको पैनल तो किया गया था वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन जो दूसरे दौर में कर दिया गया था, लेकिन अभी वहां पे कहीं भी प्राइवेट में वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई है, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता जो है अभी इतनी है कि उसको सरकारी का ही काम चल पा रहा है, तो इस लिहाज से देखा जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात है कि स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन बद्दी में भी होगा। बद्दी की एक कंपनी को स्पुतनिक वैक्सीन बनाने का काम मिला है, हालांकि सारा फॉर्मूला, सारी देखरेख रशिया की होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की जो है नजर रखी जाएगी स्पुतनिक बनाने वाली जो मेन कंपनी है उसके द्वारा, लेकिन उत्पादन यहाँ होगा। ये अलग अलग देश में अलग अलग जगहों पे इस तरह से उत्पादन की मंजूरी दी गई है। हैदराबाद की जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है, जिसको आप जानते होंगे उंगली पे जो स्याही लगती है चुनाव के दौरान, वो बनाती है वो, और वो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं बनती, तो यही बनती है। जहां जहां स्याही से चुनाव होते हैं वहां वहां डॉक्टर रेड्डीज की लेबोरेटरी की जी वही स्याही जाती है। या हैदराबाद में एक और भी है, मैसूर पेंट्स वाले भी उसको जो है बनाते हैं कर्नाटक में। तो ये उस कंपनी की को जो है आगे फ्रेंचाइजी दिया गया और उसकी देखरेख में फॉर्मूले के तहत जो अलग अलग जगहों पर मिलेगी। इसका लाभ ये होगा कि मान लीजिए बद्दी में बन रही है तो चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, J&K को यहाँ से सप्लाई करने में आसानी रहेगी। आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। अभी सीरम जो है पुणे से ही सारी चीजें कर रहा है, बायोटेक जो है हैदराबाद से सारी चीजें कर रहा है, तो इस लिहाज से भी लाभ होगा। थोड़ा सा समय लगेगा। अभी 31 तक का जो वैक्सीनेशन का स्लॉट है 18 से 44 वालों का, वो एज इट इज रहेगा। माना जा रहा है कि 31 के बाद जो नई निर्देशिका आई है, जो नई गाइडलाइंस आई हैं सेंटर की कि आपको ऑन साइट भी करना है, उसको लेकर जो है कुछ समावेश किया जाएगा, एडजस्टमेंट जो है नए शेड्यूल में की जाएगी। लेकिन फिलहाल 31 मई तक का शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है और वो एज इट इज रहेगा। तो मतलब जिसको वीरवार को अपना टीका लगवाना है और जो शनिवार को अपना स्लॉट बुक नहीं कर पाया, वो आज 2:30 बजे अपना स्लॉट बुक कर ले जी। ये जो है इस वक्त की बड़ी बड़ी खबरें हैं। बाकी झंडी और डंडी को लेकर चर्चाएं चली हुई हैं। ऐसे भी सूचना आ रही है कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने मना कर दिया कि वो झंडी नहीं लगाएंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी ऐसा फैसला नहीं हुआ है कि कांग्रेस ने ऐसा कोई जो है फैसला लिया है। ये विधायकों की अपनी निजी राय कुछ की हो सकती है कि मैं लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, तो वो तो जब थी तब भी नहीं लगाने को किसी ने मैंने कहा था कि लगाइए, वो तो आपकी मर्जी है। लेकिन अभी ये फैसला हुआ है तो इस पर निश्चित तौर से चर्चा होगी। अभी हमारी कांग्रेस अध्यक्ष से बात हुई, उन्होंने कहा कि पार्टी के लेवल पर इस पर कोई डिस्कशन अभी नहीं हुई है, ये कल ही फैसला लिया गया। अब इस पर देखते हैं कि विधायकों की क्या राय है। सीएलपी लीडर से हमारी बातचीत अभी संभव नहीं हो पाई, दिन में होती है तो आपसे बातचीत करके उसको भी बताएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप एक बार फिर से बताइए कि आप इसको कैसे देखते हैं। मेरा यह मानना है कि झंडे के साथ डंडा भी होता है, विधायकों को उसका ख्याल रखना चाहिए। पता लगे झंडा हल्की सी विरोधी हवा में झंडा केवल उड़ जाता है, फिर डंडा रह जाता है सामने वाले के हाथ में, और डंडा किसी भी स्थिति में जो है श्रेयस्कर नहीं है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अगर आंकड़ों की बात करें तो लगातार केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। 3 दिन तक जो है 55-57 के आसपास ही मौतों का आंकड़ा घूमता रहा, और पिछले कल 64 डेथ्स हुई हैं, जिसमें से 8 डेथ मंडी में है, 23 डेथ जो है वो कांगड़ा में है, 4 डेथ चंबा में, 6 डेथ सोलन में, 8 डेथ शिमला में, 1 डेथ बिलासपुर में। हालांकि बिलासपुर के 2 लोगों की डेथ हुई है, एक जो है वो नेचक मेडिकल कॉलेज में हुई है, तो 1 की बिलासपुर में उस लिहाज से जो बिलासपुर में हुई है। हमीरपुर के 6 लोगों की डेथ हुई है, इसमें से 4 की हमीरपुर में हुई है, 2 की जो है, 1 की ऊना में और 1 की
जो है कांगड़ा में हुई है। तो इस लिहाज से 4 डेथ हमीरपुर में। और ये दर्ज कहाँ होती है कहानी होती है इसकी छोड़ दी, जिलावार आंकड़े दे, जिस जिले में डेथ हुई हम उसके आंकड़े दे रहे हैं आपको। और शिमला में जो है 6 डेथ हुई हैं, ऊना में 2 डेथ हुई हैं जैसे मैंने आपको बताया, इसमें से 1 हमीरपुर की है घड़ू की, और कुल्लू में जो है 1 डेथ हुई है। कुल मिला के 64 डेथ जो है कल हुई है। और केसेज आए हैं 1950 और ठीक हुए थे, कल रिकवर हुए थे 3681। हम ठीक शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन हालांकि ये सही शब्द नहीं है, ये रिकवर बता सकते हैं, क्योंकि अभी जो है किसी का टेस्ट नहीं लिया जाता कि वो नेगेटिव हुआ या नहीं हुआ है। अब ये माना जाता है कि 10 दिन के बाद उसके भीतर संक्रमण नहीं है, और यदि है तो उसको कोई नुकसान उससे नहीं पहुंचेगा। लेकिन इस बात पे अभी कोई गारंटी नहीं है कि अगर किसी के भीतर इतना संक्रमण है जो उसको तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन क्या उसके संपर्क में कोई कम इम्यूनिटी वाला आ जाएगा तो उसका क्या होगा, इसको लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि वो कैरियर का काम भी कर सकता है। इसलिए जो लोग अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव आए हैं वो प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। कई बार होता यह है कि आदमी एक बुरे दौर से गुजरता है, 10-11 दिन के तक जो है वो एक आइसोलेशन में रहता है, पल पल उसको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, हल्का से भी बेचैनी होती, गर्मी भी लग रही है तो उसको लगता है कि उसकी सांस ही रुक रही है। तो ये चीज़ें होती हैं, नॉर्मल है। और जब अकेले कमरे में को बैठे रहेगा तो फिर उसको ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसका मतलब ये नहीं कि आप बाजार में नाचना शुरू करते हैं। आपने एक चीज का ख्याल रखिए, आपने कागजी तौर पर जो है चीजों को पूरा किया है, जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करी है आपने कि 10 दिन, उसके बाद 7 दिन आप घर में रहे आराम से। 17 दिन का आपने जो एक पीरियड जो है वो किया, ये जो है बुकिश पीरियड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संक्रमण आपके भीतर अगर कहीं छोटा सा भी है तो वो किसी और को जो है परेशान नहीं करेगा। इसलिए आप जो कोविड बिहेवियर है उसको पूरी तरह से अपनाइए। आप मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए। और जिन लोगों को अनफॉर्चुनेटली कोविड हो चुका है उनसे मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है कि अपना जो क्वारंटाइन टाइम है, आइसोलेशन टाइम है, उसका पूरा होने के बाद वैसे भी उसको नाचना नहीं चाहिए इधर उधर, क्योंकि उनके स्वास्थ्य की चिंता उनको सबसे ज्यादा करनी चाहिए। स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है निश्चित तौर से। मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है, स्वास्थ्य के मामले में दिक्कत आती है, वीकनेस फील होती है। इसलिए बजाय इसके कि आप इधर उधर नाचना शुरू कर दें, दौड़ धूप करना शुरू कर दें, लोगों को ये बताना शुरू कर दें कि मैं ठीक हूँ, मुझे अब कुछ नहीं है। और इसी में कई बार होता है मन की भावना भी होती है कि पता नहीं मुझे अगर कोविड हो गया था, लोग मुझे अछूत समझ रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे वहां भी जाना है, मुझे वहां भी जाना है, टेस्टिंग करनी है कि लोग मुझे क्या देख रहे हैं। तो इस तरह की टेस्टिंग में ना पड़े, ये आपके लिए भी खतरनाक है। ये आपके लिए भी खतरनाक है, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं। आपको ऊर्जा की जरूरत है, वो ऊर्जा आप कम से कम एक्सर्ट करके कर सकते हैं। या कई बार लोगों को होता है कि जब आप बढ़िया सा वर्कआउट करो, जल्दी से नहीं, वर्कआउट नहीं करना है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो मना करते हैं, वो कहते हैं कि सामान्य जिंदगी जिए, आप सामान्य जिंदगी जिए, ना ओवर ईटिंग करें, ना अंडर ईटिंग करें, और ना ही आप ओवर एक्सर्ट अपने आप को करें। तो आप जो सामान्य ढंग से रहें, धीरे धीरे आपकी बॉडी अपने आप जो मोमेंटम में आ जाएगी। और जब 3 महीने कोविड के शिकार व्यक्ति को हो जाए तो वो अपनी वैक्सीन का अगला डोज जरूर लगवा ले। अगर नहीं लगवाया तो पहला लगवाए, पहला लगाया तो दूसरा लगवाए। कोविड हो जाने के बाद 3 महीने तक जो है डोज वैक्सीन का जो है वो रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये ढोंगी बाबा जी आए हैं एक आप उनके पीछे पड़े, अच्छी बात है, इनकी समस्या ऐसी दूर होगी जी। ऐसे बाबाओं की घर का पता नहीं होता और दूसरों को सलाहें देते हैं जी, ऐसे बाबे ढोंगी जी। तो ये ठीक है जी उनका मामला। और बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। मिलते हैं दिन में जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो सभी का शुक्रिया जी। अलका जसवाल चंदेल जी, थैंक यू वेरी मच।